वेलकम गाइस। और आज हमारा चैप्टर होने वाला है ज्योग्राफी का, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर में आज हम इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये वर्ल्ड का और ये पूरे ब्रह्मांड का एक थोड़ा सा हम व्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली इस यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और इस यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स कैसे बने और उस स्टार्स में से हमारा सन भी एक था और उसी के साथ हमारा पृथ्वी बना, उसके बाद हमारा एशिया बना और फिर हमारा भारत। तो एक थोड़ा सा ग्लिम्स हम लेते हैं अपने इस छोटे से वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो हजारों बहुत सारे हाइपोथेसिस है, थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ओरिजिन के बारे में हमें बताता है, पर उसमें जो सबसे फेमस है वो है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी क्या था उसको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से करीबन 13.6 बिलियन साल पहले अगर हम ब्रह्मांड के पीछे जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी हम उस बिंदु को बोलते हैं जहाँ से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि आज से 13.6 बिलियन साल पहले ना ही स्पेस था और ना ही समय था। यानी कि उस समय टाइम का इमेजिनेशन करना भी गलत होगा, क्योंकि ना स्पेस था ना टाइम था, सिर्फ नथिंगनेस था, यानी कि कुछ नहीं बस था। तो ये एक बिंदु जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जो कि एक एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा था। अब हुआ यूं कि इस बिंदु से अचानक एक ऐसा विस्फोट हुआ और ये विस्फोट बढ़ते 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 हमारा आज का ब्रह्मांड बन गया। तो ये विस्फोट यहाँ से कुछ इस प्रकार हुआ कि ये एक क्रमिक यानी कि एक फॉर्म में बना और ये ब्रह्मांड हमारा बनता गया, बढ़ता गया और आज भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ ही रहा है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत, जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अभी भी फैलाव जारी है और ये निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली फैलते जा रहा है। ये तो बात हो गई बिग बैंग थ्योरी की। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बाद भी हमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि स्टार्स के फॉर्मेशन कैसे हुए। हमें ये पता नहीं चलता है कि स्टार्स कैसे बने। स्टार के फॉर्मेशन को एक नया थ्योरी जो है वो इसको प्रूफ करता है, वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक नेब्यूला क्या होता है। नेब्यूला कहने का मतलब होता है कि डस्ट का एक ऐसा क्लाउड जो कि एक रिंग के स्ट्रक्चर में होता है। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, डस्ट के क्लाउड होते हैं, जिसे हम एक नेब्यूला बोलते हैं। इस नेब्यूला के अंदर ये जो क्लाउड थे ये बहुत तेजी से रोटेट करने लगे और इनका रोटेशन इतना ज़्यादा था कि इसके सेंटर पे इसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन के फ्यूल्स मिलके हीलियम बनाने लगे और इस प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के बाद यहाँ पे हमारे पहले प्रोटो स्टार का जन्म हुआ, जिसे हम आदि तारा कहते हैं। तो ये प्रोटो स्टार ब्रह्मांड का पहला स्टार था जो कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस जिसे एक्सप्लेन करता है। इस नेब्यूलर हाइपोथेसिस को दो साइंटिस्ट्स ने मिलकर दिया था, जिनका नाम था इम्मानुएल कांत और लैपलेस। तो इन दोनों ने मिलकर नेब्यूलर हाइपोथेसिस को रखा और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टार्स कैसे बने। बाद में चल के हमें पता चलता है कि इसी स्टार्स के कुछ कण बच गए थे, कुछ ऐसे पार्टिकल बच गए थे जो साइज में कुछ बड़े थे और इस स्टार के ग्रेविटेशन के कारण वो इसके राउंड रिवॉल्यूशन करने लगे, जिसे हम बाद में प्लैनेट्स बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम का भी जन्म हुआ और हमारे सोलर सिस्टम में एक सन बना और उसके बाद हमारे 8 बड़े बड़े प्लैनेट्स बने। प्लूटो को अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, उसको लेके 9 बने थे, पर उसे हमने डॉर्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया और बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स बने, जो एस्टेरॉइड्स कभी कभी हमारे वायुमंडल में मीटियोराइट बन के भी आ जाते हैं। तो ये थ्योरी था हमारे यूनिवर्स का, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और इसे हम यूँ समझते हैं। अब हम बात करते हैं अपने धरती की, यानी कि पृथ्वी की। पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का जन्म करीबन आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था।
4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था, जो कि सूर्य का ही एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था जो उससे टूट के अलग हुआ और इसके गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगा। बाद में हमें केपलर के थ्योरी के द्वारा पता चलता है कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल वे में सन का चक्कर लगा रही है। तो इन सब बातों को धीरे धीरे साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट से खोजा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अर्थ अपने शुरू के समय में कैसा था और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ अपने शुरू के समय में बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज हम इसे देखते हैं। ना ही इसका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर वैसा था और ना ही इसका भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर वैसा था, और हाइड्रोस्फीयर तो था ही नहीं। लिथोस्फीयर की अगर बात की जाए तो अर्थ के पूरे सतह पे कंटिन्यूअसली वोल्केनोज फ्लो करते थे और कंटिन्यूअसली यहाँ पे मीटियोराइट्स का टक्कर होते रहता था जो कि आसमान से आते थे। मीटियोराइट्स एक्चुअली अभी भी आसमान से आते हैं, पर अब हमारा एटमॉस्फेयर होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में ऊपर ही फ्रिक्शन के कारण जल के राख हो जाते हैं। पर उस समय एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो सारे मीटियोराइट्स हमारे अर्थ पे आते थे और यहाँ पे टकराव करते थे। इन मीटियोराइट्स के टकराव के कारण हमारे पूरे अर्थ पे जगह जगह पे बड़े बड़े क्रैटर्स बने। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कोर से वाटर वेपर रिलीज हुआ और वो इतना अमाउंट में रिलीज हुआ कि उसने पूरे अर्थ को एक क्लाउड में ढक लिया, एक क्लाउड बना के ढक लिया। उसके बाद हमारे यहाँ करोड़ों सालों तक बारिश हुई और इस बारिश के कारण हमारे सारे ओशियंस बने। और आप जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, और जब वाटर आया तो लाइफ की भी शुरुआत हमारे धरती पे हो गई। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हमारे यहाँ जिंदगी की शुरुआत हुई और उस समय हमारे सागर में पहले जीव प्रोटोजुआ का जन्म हुआ। धीरे धीरे निरंतर इवोल्यूशन का ये क्रम चलता रहा और उस प्रोटोजुआ से यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से आज हम एक यूकैरियोटिक सेल और एक डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स बनते हैं। इस प्रकार से अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स आए और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार आज से करीबन 400 करोड़ साल पहले यहाँ पे जो डायनासोर्स थे उनके डेथ के बाद जो मैमल्स बचे, जिनमें सबसे पहला रैट था, जिसके एवोल्यूशन से आज हम इंसान बने। ये थ्योरी कहती है अर्थ के जन्म के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महादेश हैं, क्या वे वैसे ही थे जैसा कि आज है वैसा, क्या वो आज से करोड़ों साल पहले थे? ये क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक आदमी जो कि एक मेटियोरोलॉजिस्ट था, उसने कुछ ऐसी सबूतों को रखा हमारे सामने जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे आज के महादेश है, हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं, एक्चुअली ये आज जहाँ पे हैं वहाँ नहीं थे। उन्होंने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये सारे महादेश, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही जगह पे थे और जिसे उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा और जिसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया, और एक सुपर ओशियन जो बना उसका नाम उन्होंने पैंथेलासा दिया। पैंजिया का कंसेप्ट ये कहता है कि पूरे कॉन्टिनेंट जो आज हम देख रहे हैं, अगर उनको हम जोड़े तो वो पहले एक ही थे। फॉर एग्जाम्पल या सबूत के लिए, अगर आप अफ्रीकन कोस्ट को देखो और अगर आप साउथ अमेरिकन कोस्ट को देखो, तो इन दोनों का बाउंड्री लाइन लगभग मिलता जुलता है, जिसे हम जिक्सो फिट थ्योरी के नाम से जानते हैं। बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे ऐसे सबूतों को दिया जिसके कारण हमें ये जानने को मिला कि ये सारे महादेश पहले एक ही थे। और यहाँ से हम जानते हैं कि एक पैंजिया था और वो पैंजिया दो भागों में टूटता है, और पैंजिया के दो भागों में टूटने के बाद दो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, जिसमें से एक था गोंडवाना लैंड और एक था लॉरेशिया। हमारा भारत इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का स्ट्रक्चर्स है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पहले आज हम जानते हैं कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को हम यहाँ से कैसे समझ सकते हैं।
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को समझने के लिए हमें ये इस इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम एक जियोलॉजिकल टाइमलाइन देखेंगे इंडिया का, कि इंडिया का जन्म कैसे हुआ, यानी कि आज जिस जगह पे हम इंडिया को देख रहे हैं वो वहाँ पे कैसी आई। एशिया में इंडिया पहले एशिया का कोई पार्ट नहीं हुआ करता था, ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया के पास में। यहाँ से इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है और इंडिया मूवमेंट करते करते ये पहुँचता है एशिया के पास में। इंडिया माने कि इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते एशियन जो प्लेट था उस समय उससे टकराता है और इस टकराव के कारण ओरोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं। ओरोजेनेसिस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके द्वारा पहाड़ बनते हैं, यानी कि माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। ओरोजेनेसिस के इस प्रोसेस के द्वारा हमारे हिमालय का जन्म हुआ, जो कि अभी विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय के जन्म के बाद यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली और इस नदियों के द्वारा हमारे प्लेन्स का जन्म हुआ। अब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है और इसको हम ब्रीफली अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में हर तरह के स्ट्रक्चर्स और फिजियोग्राफी मौजूद हैं। उस स्ट्रक्चर्स का नाम हम लोग इस प्रकार जानते हैं। हमारे यहाँ दी माउंटेन्स है, यानी कि दी हिमालयाज है। हमारे यहाँ प्लेन्स है। हमारे यहाँ प्लेट्यू है। हमारे यहाँ डेजर्ट भी है। हमारे यहाँ आइलैंड्स भी हैं और हमारे यहाँ कोस्टल रीजन भी है, कोस्टल प्लेन भी है। यानी कि ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब को जानने की कोशिश करेंगे और इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का एक्सटेंशन हम हिंदू कुश से भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट तक, यानी कि भारत के सबसे पूर्वी इलाके तक फैला हुआ है। फिर इसका एक्सटेंशन यानी कि झुकाव साउथवर्ड हो जाता है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है, पर वो अंडर वाटर है। इस प्रकार से हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला बनता है और हिमालय में हम लोगों को अलग अलग डिविजन्स के बारे में अब पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न की। अगर हम नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न की बात करें तो हिमालय को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर का जो हिमालय है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। सबसे नीचे का जो हिमालय है इसे हम बोलते हैं शिवालिक्स, और जो बीच का है उसे हम बोलते हैं इनर हिमालय। इस प्रकार से हम हिमालय को नॉर्थ टू साउथ भी बांट सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक वेरी करता है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की, तो हिमालय के 5 डिवीज़न हैं। इस 5 डिवीजन्स की अगर हम नाम को जानें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। अगर हम बात करते हैं सिंधु रिवर से, तो यहाँ से करीबन जो फर्स्ट फेज है हिमालय का, जिसे हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। इसके बाद हम बोलते हैं उत्तराखंड हिमालय, फिर हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, फिर हम बोलते हैं दार्जिलिंग हिमालय, और लास्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल यानी कि पूर्वी हिमालय। इस प्रकार से हिमालय का अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में बटा हुआ है और पांचों भागों का जो बाउंड्री लाइन है वो एक रिवर है। अगर हम सबसे वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहती है सिंधु नदी। सिंधु और ये नदी है जिसे हम बोलते हैं झेलम। तो सिंधु और झेलम के बीच के हिमालय को हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं। झेलम और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं काली। झेलम और काली नदी के बीच के हिमालय को हम उत्तराखंड हिमालय बोलते हैं। काली और यहाँ पे नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं तीस्ता।
काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता और दिबांग ये दो रिवर बहते हैं। दिबांग सबसे ईस्टर्न रिवर है, बाउंड्री लाइन है, जिसे हम पूर्वांचल बोलते हैं या पूर्वी हिमालय बोलते हैं। इस प्रकार से हिमालय के हम लोगों ने दो फेजेस को देखा। एक तो है इसका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन और एक है इसका ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन। नॉर्थ टू साउथ में हमें याद रखना है ग्रेटर हिमालय, जिसमें जास्कर रेंज आता है, काराकोरम रेंज आता है। ऊपर का जितना भी रेंज है वो ग्रेटर हिमालय में आते हैं। अगर हम बीच की बात करें तो वो है इनर हिमालय, जिसमें बड़े बड़े माउंटेन पिक्स होते हैं, जैसे कि कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और सबसे जो नीचे का है वो है शिवालिक्स। शिवालिक्स को हम लोग फुटहिल ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। फुटहिल ऑफ हिमालय हम इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली शिवालिक्स का जन्म हिमालय के बनने के कारण नहीं, बल्कि जो नदियाँ के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए थे, यानी कि जब नदी बहती है ऊपर से नीचे तो अपने साथ बहुत सारा पत्थर तोड़ के लाती है, उसके डिपोजिशन के कारण शिवालिक्स का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हम हिमालय को समझ सकते हैं। हिमालय को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ बातें जानते हैं जो हिमालय को लेके यूनिक है। सबसे पहली बात कि अगर हिमालय ना होता तो हमारा भारत देश कैसा होता। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप सबसे पहले हिमालय की हाइट को देखो। आज जो मॉनसून विंड्स हमारे भारत में रुक के बारिश कर रहे हैं, अगर हिमालय ना होता तो शायद वो मॉनसून विंड्स उस हिमालय को क्रॉस करके चाइना चला गया होता। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से यानी रसिया से आने वाले कोल्ड एयर करेंट्स के कारण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ सकता था। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं हिमालय के होने के कारण। ये तो कुछ जियोग्राफिकल पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम मतलब कि अगर हम सोशल कुछ अगर बोले या इकोनॉमिकली बोले, पॉलिटिकली बोले, तो पर भी हिमालय ने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हिमालय हमको एज अ बाउंड्री कवर करता है पूरे के पूरे रीजन को। कुछ पासेस को अगर हम छोड़ दें, जैसे जोजिला, नाथुला, इन सब पासों के द्वारा ही इन्वेडर्स अंदर आए हैं, वैसे हिमालय एक बाउंड्री की तरह काम करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हिमालय के बारे में। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। अगर बात करें प्लेन्स की तो ये प्लेन्स का जन्म हिमालय के जन्म के बाद होता है। अब एक्चुअली इस प्लेन्स का जन्म होता कैसे है, इसको समझने के लिए हमें रिवर कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये रिवर कोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं? रिवर कोर्स को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो है लाइफ ऑफ अ रिवर। लाइफ ऑफ अ रिवर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिवर यानी कि अगर कोई नदी जहाँ से बनती है यानी कि किसी माउंटेन पीक से, और जहाँ पे मिलती है यानी किसी समुद्र से या किसी लेक से, उसके बीच का जो उसका सफ़र होता है उसे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जब कोई नदी अपने ओरिजिन से निकलती है तो इसकी धार बहुत पतली होती है लेकिन रफ्तार बहुत ज़्यादा होता है। इस रफ्तार के कारण ये क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहाड़ है, जो पत्थर है, उनको तोड़ती है और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उनको अपने साथ लेके आती है। ये नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी नदियों से मिलके धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जिसे हम ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं। ये ट्रिब्यूटरी धीरे धीरे पहाड़ से उतरती है और बहुत सारे फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डील करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिवर के लाइफ के बारे में डील कर लेते हैं। इस जो छोटी छोटी नदियाँ होती है ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती है। जब ये नदियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है और इनका जो मतलब कि स्लांट हाइट होता है वो थोड़ा कम जाता है, ढलाई थोड़ा कमता है पहाड़ का, तो इनका स्पीड थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कमता है और इनकी धारें थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को लेके चल पाती है और बड़े बड़े पत्थरों को अपने बैंक्स पे छोड़ देती है, जिसके कारण से फुटहिल ऑफ शिवालिक्स का जन्म हुआ है। उसको साथ लेके चलने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि वो छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जो आके जाके सिल्ट बनते हैं। और जब रिवर एकदम से प्लेन लैंड में आ जाती है तो वो सारे सिल्ट अपने बैंक्स पे छोड़ देती है, जिसके कारण हमारे अलूवियल पूरे के पूरे प्लेन का जन्म होता है। इस प्रकार से
हम ये समझ सकते हैं कि जब हिमालय का जन्म हुआ और उससे बहुत सारी नदियां निकली, जिसमें से सिंधु यानी कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियां थे, इन नदियों के सेडिमेंट्स के कारण हमारे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनता है, जो कि 3 नदियों के कारण है। अब प्लेन्स के कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेन में अलुवियल सॉइल पाने के कारण यहाँ का फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे फूड भारी मात्रा में उपजाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लेन को सबसे सूटेबल माना जाता है इंसान के सेटलमेंट के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र भी प्लेन से ही होता है। वाटर का यहाँ पे एक्सेस बहुत ही ईजिली हो जाता है और यहाँ पे सेटलमेंट के लिए घर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसा कि हमें किसी माउंटेन रीजन में आता है, यानी किसी पहाड़ी क्षेत्र में आता है। इस प्रकार से हम प्लेन के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। भारत का 30% जो पॉपुलेशन है, या 30 से 40 के बीच में, वो भारत के प्लेन्स में रहता है और बाकी सारा पॉपुलेशन नीचे प्लेट्यू में या ऊपर माउंटेन्स में। इन चीज़ों को समझने के बाद हम अब अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। अगर हम बात करें प्लेट्यू की, तो जनरली जो ओरिएंटेशन होता है भारत के प्लेट्यू का, वो है हमारे साउदर्न पार्ट में, यानी कि हम इंडिया के इस पार्ट की अगर बात करते हैं तो इस वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट तक, और इसका एक्सटेंशन यहाँ पे नॉर्थ हिल्स में भी आपको मिलेगा, जहाँ पे जारो, खासी और जयंतिया 3 हिल्स मिलते हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि इस प्लेट्यू के ही एक्सटेंशन है। इस अगर प्लेट्यू को हम बांटें तो ये 2-3 भाग में बढ़ते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो कि अरावली से डिफाइन होता है, जिसे हम दी सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। उसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं और फिर हमारा वेस्टर्न घाट होता है। तो सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात की जाए तो सेंट्रल हाईलैंड्स आपको मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में मिलेंगे। इसका जो बाउंड्री है वो अरावली से डिसाइड होता है और इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इसका फैलाव होता है। उसके बाद बात करें तो हम डेक्कन प्लेट्यू पे आते हैं। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें तो इसका जो बाउंड्री लाइन है वो नर्मदा रिवर और तापी रिवर से डिसाइड होता है। ये सतपुरा और विंध्याचल रेंज के 2 पर्वत श्रृंखलाओं से सेपरेट होता है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो है वो हमारे अरबियन सी से करीब में है और यहाँ के हाईलैंड्स को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। इनका इंपॉर्टेंस हमें क्लाइमेटोलॉजी में भी अच्छे से समझ में आएगा। जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस वेस्टर्न घाट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के लिए हम यही जान सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, या जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, ये भारत का सबसे पुराना लैंड मास है। कहने का मतलब कि भारत जब एशिया से नहीं जुड़ा हुआ था, यानी जब भारत ऑस्ट्रेलिया के पास ही था या गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, तभी इसका जन्म हो गया था, यानी पेनिनसुलर ब्लॉक का जन्म हो गया था। इस पेनिनसुलर ब्लॉक को इंडिया का सबसे पुराना रॉक यहीं से हमें मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है प्लेट्यूज के बारे में। फिर हम डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो भारत का डेजर्ट जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट है भारत का डेजर्ट, जो कि थार डेजर्ट है। और अगर हम बात करें थार डेजर्ट की तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कोस्टल लैंड की और इसके इम्पोर्टेंस की। भारत की कोस्टल लैंड की अगर बात की जाए तो भारत में करीबन 7,516 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है। अगर हम इसके दोनों आइलैंड्स ग्रुप को भी जोड़ दें तो मेनलैंड इंडिया की बात करें तो ये 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है और उसी के अप्रोक्सीमेट है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ें तो ये टोटल 7,516 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन फैला हुआ है। अब बात करते हैं कोस्ट लाइन के इम्पोर्टेंस की। सबसे पहली बात कि हमें पूरे वर्ल्ड का एक्सेस मिल रहा है इतनी आसानी से। अगर आपको ये बात बहुत नॉर्मल लग रही है तो आप जाके रसिया से पूछो। इतना बड़ा इकोनॉमी, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी उसके पास अभी भी पूरे साल तक एक्सेस करने के लिए बहुत कम ही पोर्ट है या कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है जिसके कारण उसके सारे पोर्ट्स एकदम से बर्फ़ बन जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं।
लेकिन इंडिया, हम इस मामले में बहुत लकी है कि हमारे यहाँ बहुत लंबे कोस्ट लाइन है और हमारे यहाँ बहुत से पोर्ट्स भी है, जिससे हमें पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इजी एक्सेस मिल रहा है। हमारे यहाँ सारे पेट्रोलियम्स, हमारे, आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि हमारे यहाँ जितने भी पेट्रोल आ रहे हैं या डीजल आ रहे हैं वो हम लोग मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इस सी रूट के माध्यम से ही आता है, जो हमारे कोस्टल एरिया के वजह से हमें बहुत आसानी से मिल पा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने आइलैंड ग्रुप की। आइलैंड ग्रुप की अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में अंडमान जो है सो नॉर्थ के पार्ट को बोलते हैं और निकोबार हम साउथ के पार्ट को बोलते हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेंटर से होता है। यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है और इसके जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो किसी स्टेट से ही रिलेटेड होते हैं और किसी स्टेट के कोरिलेशन में ही काम करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।